हेलो गाइस, वेलकम टू पाडले कॉमर्स। मैं हूं हीर, आपकी बिजनेस स्टडीज की एजुकेटर। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर हमारा हो चुका है, तो उसके बाद हम लोग करने वाले थे उसका नेक्स्ट फंक्शन। और वो दूसरा फंक्शन कौन सा है? स्टाफिंग। वन शॉट में ये पूरा आपका मैं चैप्टर आज खत्म कर दूंगी। स्टाफिंग क्या है, उसके प्रोसेस के बारे में, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सब कुछ आज हमारा हो जाएगा। तो एंड तक हमें पूरा ये वीडियो देखना है, सो दैट वी आर डन विद दिस होल चैप्टर। चलो जल्दी जल्दी हम लोग आ जाते हैं स्टाफिंग के मीनिंग के ऊपर कि भाई स्टाफिंग एग्जैक्टली है क्या। देखो, स्टाफिंग का मतलब क्या है? मैनेजरियल फंक्शन है जिसमें क्या करते हैं हम लोग? जॉब फिल कर रहे हैं। राइट पर्सन एट द राइट जॉब विथ राइट क्वालिफिकेशन, बराबर ये सारी चीजें होती है अगर हम लोग स्टाफिंग का मीनिंग देख रहे होते हैं तो। So what are they saying over here? It's a managerial function of filling and keeping filled the positions in the organization. अगर किसी को ला रहे हैं, एक वैकेंसी है हमारी, अगर वो पोजीशन को फिल कर रहा है, तो स्टाफिंग में ये भी कहते हैं कि उसे फिल करके रखो। ऐसा नहीं कि अभी के लिए है, बाद में निकाल दिया और ये जगह खाली पड़ी हुई है। दिस इज अचीव्ड बाय आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्कफोर्स। आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन, अप्रेजल, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें होती है हमारे स्टाफिंग में। अगर आप ये मीनिंग याद रख लोगे तो साथ में आपका क्या हो जाएगा? स्टाफिंग का प्रोसेस भी आपका याद रह जाएगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम लोग स्टाफिंग के इम्पोर्टेंस के ऊपर कि भाई स्टाफिंग क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही कहा था, हर एक के हमें इम्पोर्टेंस जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सबसे पहले तो क्या है? ऑब्टेनिंग कम्पीटेंट पर्सोनल। कम्पीटेंट पर्सोनल मिलता है एकदम बढ़िया वाला। स्टाफिंग के प्रोसेस से हम लोग ऐसे लोगों को हम लोग चूज कर रहे हैं जो लोग एकदम बढ़िया है, हु आर वेरी गुड फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। उनके होने से हमारा सारा काम बहुत बढ़िया से हो जाएगा। दूसरा क्या है? हायर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया होता है अगर हम लोग ने राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखा है, बिकॉज दैट पर्सन नोज कि क्या करना है। अगर उसे पता है क्या करना है तो वो काम भी एकदम बढ़िया तरीके से करेगा। इसलिए परफॉर्मेंस भी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़िया होती है। वो इंसान की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसे ऐसा काम दे रहा है जो उसे एक्चुअल में आता है। अगर उसे मैंने ऐसे काम दिया होता जो उसे नहीं आता है तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है उसमें। फिर क्या कह रहे हैं? इट इज फॉर कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पर्सोनल नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कैसे करेगी? कौन सारे काम करेगा? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कौन करेगा? वर्कफोर्स कहाँ से होगा? तो ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए बहुत आवश्यक है। जॉब सेटिस्फैक्शन और मोरल ऑफ एम्प्लॉई इंप्रूव करता है। अगर मुझे ऐसा काम दिया हो जिसमें मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, देन आई फील गुड, राइट? मुझे कि हाँ यार ये तो आता है, आराम से हो जाएगा। तो इससे मेरा जॉब जो सेटिस्फैक्शन, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। नेक्स्ट डे अगर मुझे कोई काम करने पे जाने के लिए कहे, देन आई विल बी वेरी हैप्पी टू गो। अगर मुझे काम सही से नहीं आता, देन आई वुड हैव बी लाइक वापस से जॉब पे जाना पड़ रहा है यार, बट दैट डज नॉट हैपन। और मोटिवेटेड रहते हैं कि अरे हाँ यार, इतने अच्छे से मैं काम कर रहा हूँ, इससे भी बेटर कर सकता हूँ। सो वो लोगों को सेल्फ मोटिवेशन आता है। फिर लास्ट क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ओवर स्टाफिंग नहीं होने देता। स्टाफिंग का जो प्रोसेस है वो ओवर स्टाफिंग नहीं होने देता है। जितने लोग चाहिए उतने ही होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे पैसे बच जाते हैं। जो और जितने, अगर समझो ऐसा होता, बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे अगर ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत नहीं है फिर भी अगर लोग हैं तो उससे क्या हो जाता है कि लोगों के पास इतना काम नहीं होता करने को, पैसे ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं। तो अगर स्टाफिंग के प्रोसेस से क्या होता है कि भाई जितने लोग चाहिए उतने ही होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और वो लोगों के पास से हम अच्छी तरह से सारा काम करवा सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए, इसका पूरा आपको अच्छे से पूरा मिल जाएगा यहीं पर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग इसके स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको। अभी देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, एक बार रीड करते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं? स्टाफिंग इज क्लोजली लिंक टू ऑर्गेनाइजिंग। क्यों ऐसा? बहुत ज़्यादा उसमें ऐसे बहुत लिंक्ड है। ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग में बहुत ज़्यादा समानता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आफ्टर द स्ट्रक्चर एंड पोजिशन हैव बीन डिसाइडेड, एक बार स्ट्रक्चर कैसे क्या करना है, कौन क्या करेगा, पीपल आर रिक्वायर्ड टू वर्क।
कौन क्या करेगा वो डिसाइड कर लिया है, पर लोग तो चाहिए ना कि हाँ मुझे ये क्वालिफिकेशन वाला इंसान चाहिए, वो मैंने ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड कर लिया, बट देन आई विल बी नीडिंग दोज पीपल, करेक्ट? Subsequently, they need to be trained and motivated to work in harmony with the goals of the organization. ढूंढने के बाद क्या करना पड़ेगा, उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा, बराबर उन्हें मोटिवेटेड रखना पड़ेगा ताकि सब लोग शांति से अच्छे से सारा ऑर्गेनाइजेशन का काम करे। इसलिए स्टाफिंग को एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या कह रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है और ड्यूटीज होती है जो वो लोगों को, ह्यूमन रिसोर्स पर्सोनल जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में है, उन्हें ये सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। इसमें कौन से आते हैं? रिक्रूटमेंट। कैसे रिक्रूटमेंट? भाई उन्हें ढूंढना पड़ेगा ना कि भाई कितने लोग हैं जिसको हम लोग ये जॉब के लिए हम लोग कह सकते कि आप लोग अप्लाई कीजिए। रिक्रूटमेंट करना पड़ता है, जॉब एनालिसिस करना पड़ता है, कि सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है जॉब के रिलेटेड, ताकि जॉब डिस्क्रिप्शन वो लोग प्रिपेयर कर सके कि हाँ देखो ये जॉब के लिए ये इंसान के पास ऐसी ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं? डेवलपिंग कंपेंसेशन एंड इंसेंटिव प्लान, कि कितना किसको पैसे आने चाहिए, अगर ये पोजीशन पे तो इसको कितने पैसे मिलने चाहिए, दैट शुड बी डन। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी उन्हें देखना पड़ता है ताकि लोग और अच्छे से काम कर सके, उनके स्किल्स और बढ़ जाए, नॉलेज इनकी और बढ़ जाए। परफॉर्मेंस और करियर ग्रोथ देखना पड़ता है कि लोग अच्छे से काम तो कर रहे हैं, और अगर अच्छे से सब कर रहे हैं तो उनको भी लाइफ में आगे भी तो बढ़ना है, तो करियर ग्रोथ भी देखना होता है। लेबर रिलेशन और यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन मेंटेन करते हैं, जो लेबर वाले हैं और जो मैनेजमेंट वाले हैं उनका रिलेशन हमेशा अच्छा रखने की वो लोग कोशिश करते हैं, वरना क्या दिक्कत हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम नहीं होंगे, स्ट्राइक पे चले जाएंगे, ठीक है। फिर जो भी सारी ग्रीवियंसेस, मतलब कोई भी दिक्कतें हैं, कंप्लेंट, सारे ये लोग हैंडल करते हैं। सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर जो होता है एम्प्लॉयज़ के लिए वो भी प्रोवाइड करते हैं। बाद में अगर कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन आ गई ऑर्गेनाइजेशन में तो उसमें कंपनी को वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए स्टाफिंग को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट माना जाता है, ठीक है। चलो आ जाते हैं हम लोग स्टाफिंग के प्रोसेस के ऊपर। अच्छे खासे स्टेप्स है, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले क्या होता है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि भाई कितने लोग चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग में मैंने ये तो देख लिया कि इतने ऐसा है, बट अभी क्या करेंगे हम लोग, कि कितने लोग चाहिए जॉब के लिए, वो हो जाता है हमारा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। उसके लिए दो तरीके होते हैं, एक है वर्कलोड एनालिसिस और दूसरा है वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस मैं आपको वो समझा देती हूँ क्या है। वर्कलोड एनालिसिस में हम लोग क्या देखते हैं कि हाउ मैनी पीपल डू आई नीड इन माई ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मैनी पीपल एंड व्हाट टाइप, नंबर एंड टाइप देखती हूँ जो मुझे चाहिए वर्कलोड एनालिसिस करके। और जब हम लोग वर्क फोर्स एनालिसिस करते हैं तो उससे हम लोग क्या करते हैं, नंबर एंड टाइप ऑफ पीपल आई हैव, कितने चाहिए और उसमें से कितने हैं, ये दोनों का अगर हमारे पास होगा तो उसी से तो पता चलेगा कि हाउ मेनी डू आई नीड मोर। अगर मानो वर्कलोड एनालिसिस से पता चला कि मुझे 50 लोग चाहिए टोटल, और जब वर्क फोर्स एनालिसिस किया तब मुझे ये पता चला आई ऑलरेडी हैव 35 इन माई ऑर्गेनाइजेशन, तो अब मुझे मैन पावर रिक्वायरमेंट मेरी कितनी है, 15 की, ठीक है। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये जो वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस से एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है कि क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन ओवर स्टाफ्ड है, अंडर स्टाफ्ड है या ऑप्टिमली स्टाफ्ड है। ये हमें किससे पता लगता है? अगर हमने वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस किया हो तो, क्योंकि देखो अगर वर्कलोड से ये पता चला 50 और 35 थे, बट मानो ऐसा होता कि वर्कलोड एनालिसिस किया, चलो वापस से 50 है, बट जब वर्कफोर्स एनालिसिस किया मुझे पता चला कि मेरे पास आई हैव हाउ मेनी 55, ये तो ओवर स्टाफ हो गया ना, ज़रूरत ही नहीं है, 50 चाहिए और 55 है मेरे पास, क्या ज़रूरत है ये एक्स्ट्रा 5 की, तो इसका क्या मतलब है, ओवर स्टाफ्ड है। पर अगर ये 55 की जगह 50 ही होता तो ऑप्टिमली स्टाफ्ड है कि जितने चाहिए उतने ही है। तो ये किससे पता लगता है? वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस।
ये करने के बाद रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, हम लोग जितने भी लोग हम मिल हो सकता है उतने लोगों से हम लोग कहते हैं कि आइए आप लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। एन नंबर ऑफ पीपल, देखो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना बढ़िया होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं तो उसमें से हम लोग जो एकदम बेस्ट है उन्हें चूज़ कर पाएंगे। और वो चूज़ किस में करते हैं हम लोग, सिलेक्शन के तहत। जितने लोगों ने अप्लाई किया रिक्रूटमेंट में, अभी जिसमें इनमें से हमें जो बेस्ट लग रहा है उन्हें हम सिलेक्ट करेंगे। एक ज़रूरत नहीं है 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, बट वो जो उतने सारे लोगों में से जो हमें बेस्ट लग रहा है उसमें उसको हम कहाँ पे करेंगे, ये सिलेक्शन में। सिलेक्शन के बाद आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। एक बार सिलेक्ट कर दिया, बाद में उन्हें प्लेस करना है, मतलब हमने आपको जो पोजीशन के लिए लिया है हम आपको वो पोजीशन अभी दे रहे हैं। ये हो गया प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन में क्या होता है, हम उन्हें लोगों के साथ वाकिफ करवा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ। पहली बार आए हैं ना, सो हम क्या करते हैं ना, फेमिलराइज कराते हैं किसी, ये तुम्हारे कलीग्स है, यू आर गोइंग टू वर्क विद देम, ये हमारा ऑफिस है, हमारा ऑफिस के रूल्स और रेगुलेशंस क्या है, हम उन्हें ये सब कुछ बताते हैं प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में। वो होने के बाद हम उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं। देखिए उन्हें आता है बट फिर भी उन्हें थोड़ा और ज़्यादा स्किल्स उनकी बढ़ जाए, इसलिए हम उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ट्रेनिंग हम लोग एक पर्टिकुलर जॉब के लिए करते हैं, जबकि डेवलपमेंट ओवरऑल ग्रोथ के लिए होता है। ठीक है, ये है ना, ये जो 5 फंक्शन है ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन करती ही करती है। बट अगर एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो लोग ये 3 एक्स्ट्रा फंक्शंस भी करते हैं। कौन से है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस देखेंगे, उनको जॉब समझा दिया, ट्रेनिंग हो गया, सब हो गया, अब वो लोग उनका पास्ट और प्रेजेंट परफॉर्मेंस देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। वो लोग उन्हें पहले ही कह देंगे देखो ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, हमें चाहिए आप दिन के 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करे ही करे। ठीक है, ये उन्होंने बता दिया, ये स्टैंडर्ड है। थोड़े टाइम बाद आकर देखेंगे कि यार हमने जो कहा था क्या उस हिसाब से एम्प्लॉय काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनका देख रहे हैं कि काम सही है या नहीं है। बाद में प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। इतने टाइम से अगर एक इंसान ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, दे वुड ऑब्वियसली वांट ना कि यार हमें आगे बढ़ना है। कब तक हम लोग यही पोजीशन पे रहेंगे, दे वांट टू गो अहेड इन देयर लाइफ। उनका क्या होता है, प्रमोशन हो करना चाहिए। प्रमोशन मतलब उनको एक आगे वाली पोजीशन पे उन्हें दो और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाओ, और करियर प्लानिंग करना होता है। नेक्स्ट क्या है, कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मतलब क्या है, भाई देखो एक इंसान अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उन्हें प्रॉपर वेजेस और सैलरीज देना तो हमारा हक, उनका हक है बराबर, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें उतना तो दे ही दे। ऑब्वियस है यार, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर दैट ओनली। कोई भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, व्हाट इज देयर मोटिव बिहाइंड दैट, सो दैट दे कैन गेट गुड सैलरी और वेज, तो उन्हें ये देना है कंपेंसेशन में। सब हो गया, अब सैलरी का टाइम तो आना चाहिए ना, बराबर काम कर रहे हैं बट अभी पैसे तो दे दो उस चीज़ के। सो ये हो गया हमारा पूरा स्टाफिंग का प्रोसेस। ईजी है बराबर, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी है। आपने पूरा समझ लिया, नोट्स मांगोगे, नोट्स है, यहाँ से आप लोग पूरा आपके नोट्स देख सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ पर मिला आपको, फिर ये रहा 5th, 6th, 7th और 8th स्टेप। ठीक है, ये हो गया। हम आपको अगर चाहिए आप इसको पॉज कर देना और फिर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चल आ जाते हैं अभी हम लोग रिक्रूटमेंट के ऊपर। अभी हमने स्टाफिंग प्रोसेस में हमने सेकेंड स्टेप देखा था रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मैंने आपको मीनिंग भी बताया। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, सर्च करना प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को कि भाई हाँ आप लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जैसे हो, वो सर्च करना और फिर उन्हें स्टिम्युलेट करना, उनको ऐसे करना कि हाँ भाई आप लोग प्लीज़ अप्लाई करो ये जॉब के लिए। अंदर से उनको फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ यार वी शुड अप्लाई। तो वो क्या करना है, हमें ढूंढना है, फिर उन्हें स्टिम्युलेट करना है कि भाई आप लोग ये जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। ये हो जाता है हमारा रिक्रूटमेंट का मीनिंग। ठीक है, मीनिंग के लिए अगर पूछे तो यही वाला लिख देंगे, तो इट्स मोर दैन इनफ। रिक्रूटमेंट अभी हमारे 2 तरीके से हो सकते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, देखिए सोर्सेज में क्या कह रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल।
इंटरनल में तो हमारे पास केवल दो है, ट्रांसफर और प्रमोशन। पेन का कलर चेंज कर देती हूं, सॉरी, या एक है ट्रांसफर और दूसरा है प्रमोशन, ठीक है। एक्सटर्नल में हमारे पास काफी ही सारे हैं, एक एक करके सारे समझेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर पर आ जाते हैं। पहले उसके पहले ये देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है और ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल होता क्या है, ठीक है। इंटरनल का मतलब क्या है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में से ही हमने किसी को चूज कर लिया, ये हो जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के बाहर से हमने किसी को चूज किया है एज अ कैंडिडेट, तो वो एक्सटर्नल सोर्स में आ जाता है। सबसे पहले इंटरनल में अगर हम देखेंगे आता है ट्रांसफर। भाई ट्रांसफर तो हम लोगों को पता ही है, कितनी बार लोग कहते हैं ना, कह रहे यार मेरा ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर क्या है, एक जगह से दूसरी जगह आप जब काम करने जा रहे हो, सेम पोजीशन, अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप प्रोडक्शन में हो तो आप प्रोडक्शन में ही रहोगे, वहाँ पे सेम पोजीशन में हो, पर आपका जो रीजन है, पहले आप मानो दिल्ली में काम करते थे, अब आप मुंबई में चले गए, तो ये क्या हो जाता है, आपका ट्रांसफर हो गया। बट प्रमोशन का मतलब क्या है, प्रमोशन मतलब अगर आप मानो आप ऑपरेशनल लेवल मैनेजर थे, अब आप बन गए मिडिल लेवल मैनेजर, तो क्या हो गया, आप हो वो ही कंपनी में, यू आर इन द सेम कंपनी, बट आप यहाँ से यहाँ चले गए, तो आपका क्या हो गया, प्रमोशन हो गया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो ये तो हमारा ट्रांसफर और प्रमोशन की बात हो गई, इजी है। इंटरनल में हमें सिर्फ दो करने हैं, एक्सटर्नल में हमारे पास काफ़ी सारे हैं, एज यू कैन सी। एक्सटर्नल में हमारे पास टोटल है 10, ओके, टोटल 10 है हमारे पास एक्सटर्नल में। फटाफट से हम लोग ये सारे के सारे कर देते हैं। सबसे पहले आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कैसा होता है कि डायरेक्टली वो लोग क्या करते हैं, ऑफिस के बाहर जो गेट है वहाँ पे एक लगा देते हैं नोटिस कि भाई हमें ऐसे ऐसे लोग चाहिए ये ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप लोग अपना रेज्यूमे लेकर आ जाइए। ये बहुत सस्ता पड़ता है और जो जो लोगों ने नोटिस देख ली है दे विल गो फॉर द इंटरव्यू अलॉन्ग विद देयर CV। फिर नेक्स्ट आता है कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर बहुत बढ़िया है, सुनो ध्यान से। क्या होता है, मानो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गई थी जॉब के लिए, मुझे जॉब नहीं मिली तभी, ठीक है, आई डिडंट गेट द जॉब, पर उन्होंने कहा कि ठीक, डोंट वरी, अगर हम लोगों को आगे कभी वैकेंसी होगी तो हम आपको ज़रूर कॉल करेंगे। और उस बीच में मुझे कोई जॉब भी नहीं मिली, एंड एकदम से मुझे एक दिन वो ऑर्गेनाइजेशन का कॉल आया कि भाई देखिए हमारे पास ऐसे ऐसे अभी वैकेंसी है, क्या आपको जॉब चाहिए। सो ये हो जाता है हमारा कैजुअल कॉलर। क्या करते हैं वो लोग कि भाई पहले जो लोग आ चुके हैं उनका रेज्यूमे वो लोग अपने पास रखते हैं, फाइल करके रखते हैं एक जगह पे, ताकि जब भी अगर वैकेंसी हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग सम अनदर प्लेस, वो लोग वही सारे रेज्यूमे एक बार देख लेंगे और उसी में से किसी को वो लोग कॉल कर देंगे अगर क्वालिफाइड लग रहे हैं तो, ठीक है। फिर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर, एडवर्टाइजमेंट वो लोग करते हैं न्यूज़पेपर में, जर्नल्स में, जिसमें क्या होता है वो लोग ऐसे एक एडवर्टाइजमेंट बता देंगे कि भाई देखो ऐसे ऐसे जॉब वैकेंसी है। इसमें वो लोग सब बता देते हैं कि हमें ये क्वालिफिकेशन चाहिए, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देते हैं, हम आपको कितनी सैलरी देंगे, वो सब कुछ ये लोग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इससे बहुत ज़्यादा ईजी पड़ जाता है दोनों के लिए, कैंडिडेट भी सब देख लेगा, अगर उसे सही लग रहा है तो वो लोग जो वो जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे, नहीं लग रहा है तो कोई और ढूंढ लेंगे वो लोग। फिर आता है एम्प्लॉय एक्सचेंज प्रोग्राम। एम्प्लॉय एक्सचेंज क्या होता है, गवर्नमेंट एक प्रोग्राम रन करती है एम्प्लॉय एक्सचेंज। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास हम लोग हमारा रिज्यूमे दे देते हैं, फिर क्या उसमें क्या होता है कि फिर जब भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को किसी की ज़रूरत है तो लोग एम्प्लॉय एक्सचेंज प्रोग्राम उसमें जाएंगे और वो लोग वहाँ पे कहेंगे सी वी नीड दीज काइंड ऑफ पीपल, डू यू हैव इट। अगर उनके पास होते हैं तो वो लोग आगे फिर उस चीज़ को फॉरवर्ड कर देते हैं। बट एक प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट का है थोड़ा, तो यहाँ पे सब कुछ अपडेट नहीं करते ये लोग, थोड़ा यहाँ वहाँ सब कुछ रह जाता है। और यहाँ इसके थ्रू हम लोग स्किल्ड नहीं, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स हम लोग ढूंढ सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट का है, वैसे ये प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं, ये प्राइवेट एजेंसीज है। प्राइवेट एजेंसीज भी सेम काम कर रहे हैं जो ये लोग कर रहे हैं,
हम उनके पास हमारा जो भी रेज्यूमे है वो दे देते हैं और वो लोग फिर इसको फाइल करके अच्छे से रख देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को अगर कभी भी किसी की भी ज़रूरत पड़ती है, वैकेंसी है, दे विल गो टू दिस एजेंसी, उनके पास जाएंगे और कहेंगे देखिए वी नीड दीज काइंड ऑफ पीपल। फिर वो लोग क्या करेंगे, सारे रेज्यूमे निकालेंगे और जो भी उनको बराबर लगता है वो लोग क्या करेंगे, हैंड ओवर कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन को। बराबर। नेक्स्ट आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। आप जब कॉलेज जाओगे, कॉलेज में सारी कंपनीज आती है रिक्रूटमेंट के लिए कि हाँ देखिए हमारी कंपनी में आप लोग जॉब कर सकते हैं। आपने अगर 2 स्टेट्स मूवी देखी होगी तो उसमें था ना कि कितनी सारी कंपनीज आई थी IIM अहमदाबाद में। सो वैसे बहुत सारे मैनेजमेंट स्कूल्स में, इंजीनियरिंग सारे कॉलेजेस में, वहाँ पे सब जगह कंपनीज आती है। ग्रेजुएशन अगर आप करेंगे वहाँ पे भी आपको ये सब कुछ होगा। कैंपस आपके कॉलेज में ही वो सारी कंपनीज आएगी आपको जॉब देने के लिए। 3 इडियट्स में भी तो था, कह रहे थे ना कि ऑल दीज कंपनीज विल कम, आपको यहीं से जॉब मिल जाएगी। सो दैट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। फिर आता है एम्प्लॉय रिकमेंडेशन। मेरे पास जॉब नहीं है, मेरी एक फ्रेंड एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, मैंने उसे कहा भाई देख यार जॉब नहीं है कब से, अगर कुछ होता है तो बता दे। तो क्या हुआ कि उसने बोला ठीक है चलो कोई नहीं यार, अगर होता है तो कुछ बता दूंगी। शी केम टू नो उसके ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह खाली है। सो उसने क्या किया, शी रिकमेंडेड माई नेम कि भाई देखो ऐसे ऐसा है, शी वॉन्ट्स अ जॉब एंड शी इज़ वेरी वेल क्वालिफाइड। तो ये क्या हो जाता है, ये एम्प्लॉय रिकमेंडेशन, जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसने किसी और का नाम रिकमेंड किया। बहुत अच्छा पड़ता है ये वाला, एडवांटेजियस है। क्यों? क्योंकि इस पर थोड़ा भरोसा आता है, क्योंकि ऑलरेडी एक एम्प्लॉय जो है उसने इसके बारे में रिकमेंड किया है, तो क्या लगता है कि हाँ यार इसने बोला है तो बढ़िया ही होगा। सो दे कैन ईजिली ट्रस्ट। ओके। फिर आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होते हैं? एक बंदा है जो स्किल्ड नहीं, सॉरी अगेन, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं उसके पास। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई है ये। अगर ऑर्गेनाइजेशन को मानो कंस्ट्रक्शन में है, कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए ऑब्वियसली अनस्किल्ड लेबरर्स और सेमी स्किल्ड चाहिए होंगे। तो वो लोग ये जाएंगे लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास और उसको कहेंगे देखो हमें इतने इतने लोग चाहिए, प्लीज़ प्रोवाइड कर दो। तो अपने सारे जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उसके पास वो लेकर आएगा कंस्ट्रक्शन साइट पे, ताकि सारा काम शुरू हो जाए अच्छे से। एक इसमें ये दिक्कत आती है कि इसमें क्या होता है, अगर ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी तो उसके पीछे पीछे उसके सारे जो चेले हैं, उसके सारे जो वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, वो भी उसके साथ निकल लेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, एडवर्टाइजिंग। एक बार और आया, बट ये एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन है। टीवी पर भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऐड देती है अगर वैकेंसी होती है तो, कि भाई देखिए प्लीज़ आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग अप्लाई कीजिए थ्रू टीवी। इसमें भी यही ऐसे ही होता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ बता देंगे, सैलरी कितनी देंगे, क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, जॉब रोल क्या होगा आपको, ऑल द डिटेल्स दे गिव यू। आफ्टर दैट वेब पब्लिशिंग। Naukri.com के बारे में हम सब ने सुना है, ये होता है वेब पब्लिशिंग। इंटरनेट पे हम लोग डाल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि भाई देखिए हमें चाहिए ऐसे, और लोग अभी कितना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। सो व्हाट हैपेंस कि इंटरनेट पे वो लोग ऐड डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल Naukri.com पे, कि देखिए वी नीड दीज पीपल एंड हम ये सैलरी देंगे आपको, अगर चाहिए यू कैन अप्लाई। तो हम लोग ऑनलाइन उन्हें रेज्यूमे भेज देते हैं, फिर आगे कॉल कर देते हैं एंड ऑल दैट, वो तो बात की बात है, बट दिस इज व्हाट हैपेंस इन वेब पब्लिशिंग। ठीक है। आई होप सो आपको सारे ही अच्छे से समझ में आ चुके हैं कौन से थे ये हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके। अभी ये तो देखिए ये रहा आपका इंटरनल का। फाइन। अब आ जाते हैं हम लोग इसके एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर। फाइन। ये देखिए कितने हैं यहाँ पे, 5। अभी हम लोग आ जाते हैं एक बार मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के ऊपर। ठीक है। पहले एक बार आप ये भी देख लीजिए सारे के सारे दूसरे जो है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको अगर चाहिए आप इसका बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भाई क्या है मेरिट्स और डीमेरिट्स किसके, इंटरनल के। ओके। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। सबसे पहले तो एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है ये चीज।
एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है, राइट, कि हाँ यार हम लोग अगर और अच्छे से करेंगे तो हमारा प्रमोशन होगा। सो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। सिलेक्शन और प्लेसमेंट का प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है यार, कुछ इतना दिक्कत नहीं आती है, फटाफट से सब कुछ हो जाता है अगर इंटरनल सोर्स से करे तो। इंडक्शन ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं है। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब क्या है, जब एम्प्लॉय पहली बार ऑफिस आ रहा है तब उसको सब कुछ हम लोग समझाना और वो सब करते हैं। यहाँ पे उसकी क्या ज़रूरत है, पहले से ही तो हो चुका है उसका इंडक्शन ट्रेनिंग। ये तो अभी उसको हम लोग सिर्फ रोल बढ़ा रहे हैं या तो उसे ट्रांसफ़र दे रहे हैं, तो इसमें हमें वो भी ज़रूरत नहीं पड़ती। शिफ्टिंग सरप्लस वर्क, अगर मानो ऐसा है कि ए जो है, ए ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रांच है, ठीक है, और उसका एक दूसरा ब्रांच है बी, ये वाला ओवर स्टाफ्ड है और ये वाला अंडर स्टाफ्ड है, तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ है मैं यहाँ भेज दूंगी, तो इससे क्या हो जाएगा, बैलेंस बना रहेगा, दोनों जगह ऑप्टिमली स्टाफ्ड होंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, सरप्लस को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिकल है भाई, सस्ता पड़ता है, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है बिल्कुल भी। एक्सटर्नल इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। इससे क्या होता है, देखो इसके डीमेरिट्स क्या है, प्रिवेंट्स इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट। फ्रेश टैलेंट ला ही नहीं रहे हैं ना हम लोग, जो पुराने हैं उसी को हम लोग या तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं या तो प्रमोट कर रहे हैं, तो नया टैलेंट कहाँ से आएगा, तो वो हम लोग रोक रहे हैं। एम्प्लॉयज़ लेथार्जिक बन जाते हैं, ओह माय गॉड, कुछ ज़्यादा ही मैं इसमें रह गई, पेन गिर गई। एम्प्लॉयज़ लेथार्जिक हो जाते थे, लाइक हाँ यार ठीक है जाने दो, प्रमोशन तो होना ही है, कुछ दिक्कत नहीं है, तो एकदम काम में आलसी हो जाते हैं। नई कंपनी के लिए कहाँ से सूटेबल होगा, नई कंपनी अभी अभी तो चालू की है, प्रीवियसली एम्प्लॉयज़ कहाँ से होंगे, सारे अभी तो उन्हें लेकर आने हैं, तो नई कंपनीज के लिए इंटरनल सोर्स तो पॉसिबल ही नहीं है, उन्हें किस पे करना पड़ेगा, डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल सोर्स। फिर स्पिरिट ऑफ कंपटीशन कम हो जाता है, बिकॉज दे नो कि हाँ यार ठीक है बाहर से तो कोई आ नहीं रहा है, हम अंदर अंदर वाले ही लोग हैं, ये लोग मेरा कंपटीशन नहीं है, तो इससे जो उनमें होता है कंपटीशन का जो स्पिरिट वो मर जाता है। दे आर लाइक हाँ ठीक है वॉट एवर, डज नॉट मैटर। फिर लास्ट क्या है, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। ठीक है, ये हो गए किसके, इंटरनल के मेरिट्स और डीमेरिट्स। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सटर्नल के मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर। मेरिट्स क्या है इसके पहले वो देखते हैं। क्वालिफाइड पर्सोनल मिलते हैं इसमें, कि भाई हम लोग अच्छे से देख पाते हैं कि हाँ हमें ये चाहिए, ये वाला बढ़िया है, तो क्वालिफाइड पर्सोनल हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ढूंढते हैं। बहुत ज़्यादा चॉइस होती है ना हमारे पास, इतने सारे लोग जो है रिक्रूटमेंट में जिन्होंने अप्लाई किया, उसके थ्रू हम लोग कोई भी हमें जो पसंद है उसमें ढूंढ सकते, तो वी हैव गॉट सो मच ऑफ चॉइस। ठीक है, फ्रेश टैलेंट मिलता है, जो लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम नहीं कर रहे थे हमें वैसे लोग मिल रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव कुछ और होगा, दे मस्ट बी मोर टैलेंटेड, और ज़्यादा स्किल्स होंगे उनके पास। फिर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहती है, इतने सारे लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए तो हम लोग कंपटीशन में रहेंगे कि नो आई वांट दिस जॉब, मुझे ये जॉब चाहिए, तो लोग कंपटीशन स्पिरिट लोगों में बना रहता है। पर इसके डीमेरिट क्या है, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है ना वो डिससेटिस्फाई रहते हैं, वो लोग बोलेंगे कि आप लोगों ने बाहर से लोगों को लेकर आए, हम लोग कम थे क्या, आप लोग हमारा प्रमोशन करते हैं तो हमें यहाँ पे ट्रांसफर करते, यू वेंट आउट एंड गॉट सम न्यू एम्प्लॉयज, न्यू कैंडिडेट्स, तो लोग डिससेटिस्फाई होते कि यार ये तो हमें मिलना चाहिए था, प्रमोशन तो हमारा होना चाहिए था। लेंदी प्रोसेस है भाई, सच में बहुत टाइम लगता है, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत लंबा चलता है, बहुत टाइम लग जाता है एक नए एम्प्लॉय को हायर करने के लिए, और जैसे मैंने आपको कहा कॉस्टली है, बहुत पैसे लगते हैं, टाइम और पैसे दोनों ही बहुत ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग इसमें, इसका पहले एक बार हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि हाउ इज इट डिफरेंट इंटरनल और एक्सटर्नल में। अगर हम लोग पहले टाइम और मनी के हिसाब से बात करें, मैंने आपको अभी कहा जो अगर इंटरनल में टाइम और पैसे कम लगते हैं, एक्सटर्नल में टाइम भी ज़्यादा लगता है और पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। अभी हमने देखा इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस एंड ऑल्सो अ कॉस्टली प्रोसेस। इफेक्ट ऑन एग्जिस्टिंग स्टाफ, एग्जिस्टिंग स्टाफ का इंटरनल रिसोर्स से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि हम और अच्छा काम करेंगे क्योंकि उन्हें प्रमोशन चाहिए। इसका क्या है, डिससैटिस्फैक्शन होता है, अगर एक्सटर्नल के थ्रू किया तो वो लोग डिससैटिस्फाई हो जाते हैं, दे विल थिंक कि अरे यार ऐसे क्यों किया आपने, हम लोग कम थे क्या, आप लोग हमारा प्रमोशन कर लेते। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्टाफ जो है वो डिससैटिस्फाई होता है, बिकॉज अगर बाहर से हमने लोगों को लेकर आए तो। क्वालिटी ऑफ रिक्रूटमेंट इसमें थोड़ी ठीक ठाक होती है क्योंकि हमारे पास जो लोग हैं उसमें से ही हम लोग
आगे लेकर जा रहे हैं, फ्रेश टैलेंट मिल ही नहीं रहा। यहाँ पे तो बढ़िया खासी चॉइस है ना हमारे पास, देयर आर सो मेनी पीपल, उसमें से हम लोग किसी को चूज कर रहे हैं, सो हमें फ्रेश टैलेंट मिलता है, एकदम स्किल्ड और नॉलेजेबल पर्सन हम लोग लेकर आते हैं। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट यहाँ पे नहीं रहती है बराबर, क्योंकि क्या होता है वो लोगों को लगता है, देखो लगता नहीं है, ऐसा ही मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन मिलता है। अगर मैं थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ तो मेरे चांसेस ऑफ प्रमोशन बढ़ जाते हैं, इवन इफ आई एम नॉट दैट टैलेंटेड दैन द पर्सन हु हैज़ जस्ट जॉइंड। तो सीनियरिटी के हिसाब से होता है, या तो जो एज में ज़्यादा है उसको प्रमोशन दे दो, वैसा हो रहा है। दैट्स द रीज़न स्पिरिट ही नहीं रहता है कॉम्पिटिशन का, जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज एवरीवन इज फाइटिंग टू गेट द जॉब। ओके, ये हो गया इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का डिफरेंस, और उसके बेसिस भी मैंने आपको बता दिए। रिक्रूटमेंट के बाद हम लोग आ जाते हैं सिलेक्शन के ऊपर। सिलेक्शन का मतलब क्या है, इतने सारे जो लोग थे उसमें से मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्शन के प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, टोटल कितने स्टेप्स है, इसमें भी हमारे 8 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप कौन सा है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। मेरे पास सबके सीवी आए हैं, रेज्यूमे आया है, मैंने सब देखे, और मुझे जो अनक्वालिफाइड लग रहा है और जो बराबर नहीं लग रहा उनके सीवी मैंने साइड में कर दिए। ठीक है, ये हो गया प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। जिनका बेटर लग रहा है वो लोग जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, विच इज सिलेक्शन टेस्ट। टेस्ट ली जाती है, टेस्ट में क्या पता चलता है, उनका एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट क्या है, ये सब कुछ हम उनका समझ में आता है। अगर सब जो हिसाब से अगर हमें लग रहा है हाँ यार ये बराबर है, टेस्ट इनकी अच्छी गई है, फिर हम लोग इन्हें लेकर जाएंगे थर्ड स्टेप में, और जो सही नहीं लग रहे उन्हें यहीं पे हम लोग बाय बाय कर देंगे। फिर हम आ जाएंगे फिर थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या होता है, इंटरव्यू। इंटरव्यू तो हमने देखा ही होगा ना कि कैसे लोग बैठे रहते हैं, एक इंसान आता है, सामने एक एम्प्लॉयर बैठा हुआ है, वो उसकी इंटरव्यू ले रहा है, सारे क्वेश्चंस पूछना और सब कुछ जानना। इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है ताकि हम उस इंसान को और अच्छे से जान सके। रेज्यूमे में जो भी लिखा हो, सामने सामने बात करें तो हमें बहुत अच्छे से सब समझ में आता है। अगर इंटरव्यू उसने क्लियर कर दिया इंसान ने, तो फिर जाएगा वो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक के ऊपर। इंटरव्यू में लोग झूठ तो बोलते ही बोलते हैं, ऑब्वियस है वो चीज़, तो वो लोग क्या करते हैं, एक बार बैकग्राउंड चेक करते हैं कि हाँ यार एक बार देख तो लिए इंसान सही है या नहीं है, हमने इसको अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखना है, वी हैव टू सी एवरीथिंग राइट। तो क्या होता है इसमें, प्रोफेसर्स हो गए या तो प्रीवियस जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे उनका वो लोग रेफरेंस लेते हैं, दे कॉल देम एंड आस्क देम अबाउट दैट पर्सन कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही और शी इज, अच्छे से काम करते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के साथ कैसा रैपो था, तो ये सब कुछ वो लोग पूछते हैं। अगर लग रहा है कि इंसान बराबर था, आफ्टर गेटिंग द रिप्लाई फिर जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। पर अगर ऐसा लगा जब सुना उन्होंने तो ऐसा समझ में आया कि इंसान तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसको कुछ अच्छे से आता नहीं है, सबके साथ झगड़े वगड़े करते रहता है, तो उसको यहीं से बाय बाय कर देंगे। पर अगर बराबर है तो उसको लेकर आएंगे नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज सिलेक्शन डिसीजन। सब होने के बाद क्या करते हैं, सब बराबर लगा उन्हें, ठीक है, बट दे हैव गॉट मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बट दे डोंट वांट दैट मच, तो लोग फिर सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं कि हाँ ठीक है ये सारे हैं तो अच्छे, पर इसमें से और ज़्यादा अच्छा कौन है, तो वो लोग उन लोगों को एक लिस्ट बनाते हैं, वो लोग उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन डिसीजन के बाद क्या आता है, मेडिकल एग्जामिनेशन। देखो कि कोई भी जॉब पर किसी को रखने से पहले मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत तो है ना जानने के लिए कि ये पर्सन फिट है या नहीं ये काम करने के लिए। अगर फिट नहीं है तो फिर उसको काम पे रखने का मतलब क्या है। मानो अगर जॉब ऐसा है जिसमें वो इंसान को काफ़ी टाइम तक खड़े रहना पड़ता है, और जब मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तब पता चला दैट पर्सन हैज सम बैक प्रॉब्लम, तो कैसे रखूंगी मैं उसे उस जॉब पे, इट्स नॉट पॉसिबल राइट। तो मेडिकल एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। वो भी अगर इंसान ने क्लियर कर लिया फिर जाएगा 7वें स्टेप पे, दैट इज जॉब ऑफर। जॉब ऑफर में क्या होता है, वो लोग एक जॉब ऑफर देते हैं कैंडिडेट्स को जिनको भी वो लोगों ने सिलेक्ट किया है। इसमें वो लोग सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिख कर देंगे, कमेंसमेंट डेट कि भाई आप लोग अभी से ये डेट से शुरू कर सकते हैं, और वगैरह वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दे देते हैं। ऑफर दे दिया, अब हमारे हाथ में है कि हमें सिलेक्ट करना, हमें एक्सेप्ट करना है या नहीं। अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो बाद में आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बहुत कुछ होता है कि कितने घंटे तुम्हें काम करना है, तुम्हारा जॉब रोल क्या होगा, व्हाट विल बी योर डेजिग्नेशन, तुम्हें कितने पैसे मिले जाएंगे, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गिवन इन दैट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इजी था सिलेक्शन प्रोसेस। आई होप सो आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आई है।
याद रखने पड़ेंगे पॉइंट्स, दैट इज समथिंग विच वी हैव टू डू, वी डोंट हैव एन ऑप्शन, बट it's very easy. The concept clearance is very important. I'll just get aside for a minute so that you can pause the screen and you can write it down. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग सिलेक्शन टेस्ट के ऊपर। अभी मैंने आपको सेकेंड वाला जो स्टेप था वो सिलेक्शन टेस्ट आपने देखा होगा। तो कौन सी टेस्ट ली जाती है? ये 5 टेस्ट है। हर एक टेस्ट नहीं लेते हैं वो लोग, कुछ टेस्ट लेते हैं, उनके अकॉर्डिंगली द वन विच दे थिंक इज इम्पॉर्टेंट दैट दे शुड टेक दैट वन। तो कौन सी टेस्ट आती है? सबसे पहले तो आती है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट से वो लोग उसका IQ जानते हैं कि क्या IQ है उसका। ये जानने की रीज़न क्या है? ताकि वो लोग जान सके कि इसकी लर्निंग एबिलिटी क्या है, या तो वो डिसीजन और जजमेंट लेने की उसकी एबिलिटी कैसी है, क्या वो अच्छे से डिसीजन ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। दैट्स द रीज़न इट इज़ डन। फिर आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट से ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इसको कोई नई स्किल सिखानी हो तो हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर दैट पर्सन टू ग्रास्प इट, कि भाई क्या पोटेंशियल है कि इसको नई स्किल सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा। इट इज़ डन थ्रू एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर आती है हमारी पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में क्या होता है? इट हेल्प्स टू मेजर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जानने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है कि इसका एटीट्यूड कैसा है, और वो सब हम लोग अच्छे से जान पाते हैं। फिर नेक्स्ट कौन सी टेस्ट आती है? ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्यों करते हैं? कि भाई देखो एग्जिस्टिंग स्किल कितनी है। हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट से तो हमें ये पता चला कि नई स्किल्स कितनी सीख सकता है। ट्रेड टेस्ट के थ्रू ये पता चलता है इसको ऑलरेडी कितना आता है। ऑब्वियसली यार कुछ तो आना चाहिए ना इंसान को, अगर अच्छे से इतना नहीं आएगा तो यार फिर क्या मतलब है उसे काम पे रखने का। इसलिए फिर आता है ट्रेड टेस्ट, भी एक टेस्ट लेते हैं। फिर लास्ट आती है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस इंसान को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ताकि वो लोग उसे उस हिसाब का जॉब दे सके। अगर इंटरेस्ट ही वो चीज़ में तो वही काम कराओ ना, तो वो काम अच्छे से कर पाएगा, हायर परफॉर्मेंस दे पाएगा, बराबर। दैट्स द रीज़न ये भी एक टेस्ट होती है। हर एक टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेता है, ये 5 में से वो लोग कोई टेस्ट लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आगे आते हैं बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए बेनिफिट्स के पहले मैंने आपको जैसे कहा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या होता है। ट्रेनिंग का मतलब है एक इंसान को एक चीज़ के लिए ट्रेन करना, मतलब उसका एक जो जॉब है उसके लिए स्पेसिफिकली वो हो रहा है कि उसके स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, उसका नॉलेज और बढ़ा रहे हैं जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। जबकि डेवलपमेंट एक पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है इंसान का। डेवलपमेंट इज समथिंग जो हम लोग, एक इंसान अंदर से अपने से चाहता है कि मेरा डेवलपमेंट हो ताकि मैं अपने करियर में और ज़्यादा आगे बढ़ सकूं। ठीक है, जो ट्रेनिंग है ना वो और डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। डेवलपमेंट के अंदर ही एक ट्रेनिंग करके एक पार्ट आता है। आ जाते हैं अभी हम लोग बेनिफिट्स के ऊपर कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल है और एम्प्लॉय के लिए भी बेनिफिशियल है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो तो। सबसे पहला अगर हम लोग देखें सॉरी, सिस्टमैटिक लर्निंग होती है। ट्रेनिंग से क्या होता है कि वो लोग वर्कर्स को सिखा सकते हैं कि भाई रिसोर्सेज को कितने कैसे यूज़ करना है, इससे हमारे रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूज़ होंगे और कोई भी तरीके का वेस्टेज नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर मैं ट्रेंड हूँ तो मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरा परफॉर्मेंस और बढ़िया होगा। परफॉर्मेंस बढ़िया है तो उससे प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन को तो ऑब्वियसली अच्छा ही पड़ेगा ना, क्योंकि उनको गुड क्वालिटी का एंड क्वांटिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है। फिर नेक्स्ट आता है प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर्स। ट्रेनिंग से क्या होता है? एम्प्लॉयज़ की स्किल बढ़ रहे हैं, नॉलेज बढ़ रही है, तो इससे वो लोग दे आर गेटिंग रेडी टू बिकम द फ्यूचर मैनेजर। तो ऑर्गेनाइजेशन को कितना अच्छा पड़ेगा दैट दे आर ट्राइंग टू ट्रेन द फॉर द फ्यूचर मैनेजर्स, तो उनको बाहर कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? बूस्ट मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। अरे ट्रेनिंग से क्या होता है? उनका एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट होता है, बिकॉज दे फील अरे आई नो दिस वर्क, आई कैन डू दिस आराम से। तो इससे क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा पड़ता है, वरना डिससैटिस्फाइड एम्प्लॉय अगर होगा काम सही से नहीं कर पाता है। लास्ट क्या है? बेटर रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर कभी भी एक इंसान ट्रेनिंग मिले उसे, तो वो लोग जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उससे वो लोग रेजिस्ट नहीं करते हैं, अडेप्ट करते हैं,
बिकॉज दे नो ट्रेनिंग मिल जाएगी, दैट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, वी विल अडेप्ट टू दैट चेंज। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे इंपॉर्टेंस बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जान लिया, अब आ जाते हैं हम लोग एम्प्लॉयज़ को कैसे बेनिफिशियल है। एम्प्लॉयज़ का देखो करियर ग्रोथ होता है, कैसे भाई, क्योंकि उनका क्या हो रहा है, नॉलेज बढ़ रही है, स्किल्स बढ़ रहे हैं, तो करियर में तो वो लोग आगे जाने ही जाने हैं। पैसे भी तो बढ़ेंगे। एम्प्लॉयज़ का देखो परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, प्रोडक्टिविटी हो रहा है, तो वो लोग बोलेंगे ना, सी आई एम डूइंग सो गुड वर्क, आप मुझे और पैसे दे दो, एक्स्ट्रा मेरी बढ़ा दो यार प्लीज़। तो इससे उनका क्या होता है, पैसे भी, इंक्रीज्ड अर्निंग, उनकी अर्निंग बढ़ जाती है। सेफ्टी टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को सेफ्टी भी मिलती है। हाउ इज़ इट सो? देखो, अगर किसी ने भी अगर ट्रेनिंग ले रखी है कोई चीज़ में, सो दे आर गुड एट हैंडलिंग दैट थिंग, तो इससे कोई भी तरीके का एक्सीडेंट जो होने की संभावना है वो कम हो जाएगी। तो ये एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है हाई मोरल। देखो, हाई मोरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है, एम्प्लॉय के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसे रोज़ आना है काम पे। अगर रोज़ काम पर आना है और अगर वो ही अगर अच्छे से खुश नहीं है अपने काम से, इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट सेटिस्फाइड, तो फिर क्या मतलब का है। ट्रेनिंग से उनका मोरल बढ़ता है, दे फील वेरी मच गुड, दे फील वेरी व्हाट डू, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड एक्चुअली, दे फील वेरी सेटिस्फाइड विद देयर जॉब। ठीक है, तो उनका भी मोरल बढ़ता है। आ जाते हैं आगे हम लोग मेथड्स ऑफ, क्या कह रहे हैं, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दो तरीके हैं, एक होता है ऑन द जॉब और एक होता है ऑफ द जॉब। जैसे रिक्रूटमेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल था, तो ट्रेनिंग के मेथड्स है वो भी दो तरीके के हैं, इंटरनल क्या कह रही हूँ, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है, ट्रेनिंग तब भी दे रहे हैं जब वो लोग अपना काम कर रहे हैं उसके साथ साथ, मतलब जब लर्निंग वाइल डूइंग, मैं कर रही हूँ और साथ में सीख रही हूँ, वो हो जाता है ऑन द जॉब। बट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है, मेरे काम से काफ़ी दूर जाके मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही हूँ। ठीक है, ये अवे फ्रॉम द वर्क, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लर्निंग बिफोर डूइंग। कुछ करने से पहले उसको पहले अच्छे से सीख लो। ओके, तो ये हो जाता है हमारे ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब में सिर्फ दो है, ऑफ द जॉब में तो उससे भी कम, सिर्फ एक है। ऑन द जॉब में हमारे पास कौन से आ जाते हैं, एक पहला आता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और दूसरा आता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप में क्या होता है, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, मानो आपको सीखना है पेंटिंग का काम। ठीक है, यू वांट टू लर्न हाउ टू डू पेंटिंग, आपको अच्छे से नहीं आती है, व्हाट विल यू डू, जो मास्टर है पेंटिंग में, जो बहुत बढ़िया करता है, आप उसके अंडर काम करने में लग जाओगे। आप उसको कहोगे, देखो आप, मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, आप मुझे सिखा भी दो, एंड आई विल ऑल्सो हेल्प यू। तो इसमें क्या हो जाता है, यू आर लर्निंग वाइल डूइंग, आप भी थोड़ा कर रहे हो और आप सीख रहे हो। आपकी जो भी दिक्कत मिस्टेक्स है, आपका जो मास्टर है जो आपको सिखा रहा है, वो आपको बताएगा, सी दिस इज़ वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग एंड ऑल दैट। तो आपने अच्छे से जब सीख लिया, फिर आप अपना खुद का पेंटिंग का काम शुरू कर सकते हो। ये हो जाता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। इंटर्नशिप में क्या होता है, आपके अगर कोई फ्रेंड्स या आपके कोई रिलेटिव है जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, वो लोग डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो जब वो लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो साथ साथ में उनको हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इसमें कैसा होता है, बिकॉज सी, अगर कॉलेज में तो आपको सिर्फ थियरी मिल रहा है, बट जब आप लोग जाओगे हॉस्पिटल में तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, आप अच्छे से वहाँ पे जाके सब कुछ सीख पाओगे, क्योंकि थियरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल नॉलेज होता है ना। अगर आपके कोई फ्रेंड्स जो है, जो लोग सीए कर रहे हैं, उनमें भी ऐसा होता है, जब वो लोग अपने सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में वो लोग 2.5 से 3 साल की आर्टिकलशिप भी तो करते हैं। व्हाट आर दे डूइंग, ये लोग अपनी इंटर्नशिप पूरी कर रहे हैं। ठीक है, तो थियरी के साथ साथ अपना प्रैक्टिकल नॉलेज भी वो लोग गेन कर रहे हैं। ईजी है। ये हो गए हमारे दो, एक है कौन सा, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, और फिर ये है हमारा इंटर्नशिप ट्रेनिंग। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग, कौन सा, ऑफ द जॉब में सिर्फ एक है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब जो ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे एक है ना मशीनरी आई है बाहर से, बहुत ही ज़्यादा महंगी है, अनहद महंगी है। ये मशीन पे काम करने के लिए अगर आपने कहीं कुछ भी गड़बड़ कर दी, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान अगर हो गया, तो हर एक पार्ट बहुत महंगे आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ये रिस्क तो नहीं ले सकती, ट्रेनिंग तो ज़रूरत है, बट ट्रेनिंग आपको डायरेक्टली वो मशीन पे भी नहीं करवा सकती, क्योंकि मशीन है ही इतनी महंगी।
तो इसमें क्या होता है कि वो लोग एक डमी मशीन लेकर आते हैं विच इज हूबहू द सेम, एकदम सेम है। डमी मशीन लेकर आते हैं वो लोग और उस पर आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं, एकदम सेम है, सब कुछ वैसा ही है उसमें। तो जब आप उसके ऊपर अच्छे से ट्रेनिंग कर लो, फिर आपको जो एक्चुअल मशीन है उस पर आप अच्छे से काम कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एम्प्लॉयज़ की भी जान को खतरा नहीं होगा, बराबर, मशीन को भी कोई खतरा नहीं होगा। तो ये हो जाता है हमारा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इफ़ यू वांट एक बार रीड कर लेते हैं। एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड इन क्लासरूम। एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट जैसा है वैसा ही क्लासरूम में वो लोग पूरा एनवायरनमेंट वैसा बनाते हैं, जहाँ पे देखो डुप्लीकेट मॉडल बनाते हैं, पूरा डुप्लीकेट मतलब डमी आ जाता है। ओरिजिनल इक्विपमेंट में काम करने की जगह वो लोग डमी के ऊपर अपनी ट्रेनिंग करते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि वो लोग जो एक्सपेंसिव वाली जो सफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स है उसे अच्छे से यूज़ कर सके, ताकि कोई भी तरीके का ब्रेकेज ना हो, इसलिए वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होती है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग लास्ट पार्ट पे कि भाई ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फ़र्क क्या है। मैंने आपको पहले ही कहा था काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। अगर हम मीनिंग पे आते हैं, ट्रेनिंग हमारी नॉलेज बढ़ाने के लिए होता है, जबकि ये क्या होता है, हमारा लर्निंग और हम लोग और सीखें और हमारा ग्रोथ हो, इसलिए होता है। इसका पर्पस क्या है? ताकि जो एम्प्लॉय है अपना काम और अच्छी तरह से कर सके। और इसका क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट हो, कंप्लीट डेवलपमेंट। तो सिर्फ वो काम के लिए ही हो रहा है, जबकि ये क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है। ओरिएंटेशन क्या है? ये जॉब ओरिएंटेड, सिर्फ वो जॉब के लिए। ये करियर ओरिएंटेड है, करियर में आगे बढ़ने के लिए डेवलपमेंट होता है। स्कोप ऑफ लर्निंग क्या है? ये नैरो स्कोप है, जबकि ये ब्रॉडर है। सूटेबिलिटी, जो टेक्निकल स्टाफ है ना, जो सारा टेक्निकल मशीन के रिलेटेड और वो सारे काम कर रहे हैं उनके लिए होता है, जबकि ये मैनेजरियल स्टाफ के लिए डेवलपमेंट होता है। ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये नॉन मैनेजरियल, जैसे यहाँ पे आपको बता दिया, ये दोनों पॉइंट्स आपके रिलेटेड है। ये नॉन मैनेजरियल पर्सोनल के लिए है और ये मैनेजरियल पर्सोनल के लिए है। फिर ये एक जॉब के लिए ही नॉलेज आप में इम्पार्ट करता है, जबकि ये क्या करता है? एम्प्लॉय के ग्रोथ के लिए हर एक एस्पेक्ट में, हर एक पहलू में आपके ग्रोथ के लिए ये आपकी मदद करता है। लास्ट, इनिशिएटिव कौन लेता है कि मुझे ट्रेनिंग करनी है? ट्रेनिंग कोई मैं सामने से बोलूँगी मुझे ट्रेनिंग करनी है? नहीं, एम्प्लॉयर आपको बोलेगा कि भाई जाओ और इस चीज़ में ट्रेनिंग करो। बट डेवलपमेंट में आप सामने से आप इनिशिएटिव लेते हो, बिकॉज यू वांट टू ग्रो, राइट। आपको चाहिए कि आप लाइफ में और अच्छे से करो, आप हर एक चीज़ में आप बढ़िया करो। तो इसमें एम्प्लॉय जो है, एक इंडिविजुअल जो है, वो इसमें इनिशिएटिव लेता है। ठीक है, इसके साथ हमारा पूरा चैप्टर स्टाफिंग का हो चुका है। आई होप सो आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये समझ में आ चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिएगा, और अगर आप ये चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वो बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे जब कभी भी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको तुरंत ही इस बारे में पता चल जाए। थैंक यू सो मच।